भू राजस्व व्यवस्था थी, यानी कि अंग्रेज जो भारत में किसानों से लगान वसूलते थे ना, उसके जो मेथड थे, वो जो व्यवस्था थी, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आपने स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी व्यवस्था, इसके बारे में सुना होगा। लगभग हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से इसके बारे में समझेंगे, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। पहले हम पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले आप वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेंड करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अंग्रेज जो किसानों से लगान वसूला करते थे ना, उसके लिए तीन व्यवस्थाएं अपनाई गई थी, यानी कि तीन तरीके अपनाए गए थे। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और उन तीनों व्यवस्थाओं को पढ़ने से पहले हम कुछ पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। तो 1757 का प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूल करना शुरू किया गया था। भू राजस्व यानी कि भूमि पर लगने वाला टैक्स। तो जो अंग्रेज लगान वसूलते थे ना, उसी को भू राजस्व यानी कि भूमि पर लगने वाला टैक्स। तो प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने भू राजस्व वसूलना शुरू किया था। तो सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में वारेन हास्टिंग ने जो बंगाल में द्वैध शासन चल रहा था उसे समाप्त कर दिया और भू राजस्व वसूलना शुरू कर दिया। तो 1772 ईस्वी में वारेन हास्टिंग ने पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र का जो राजस्व था ये 5 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया गया। तो एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि 5 वर्षों के लिए ये डिसाइड कर दिया गया कि कितना टैक्स लगेगा, उसी को पंचवर्षीय बंदोबस्त कहा गया। 5 वर्ष का टैक्स निर्धारित किया गया और 1777 में यह व्यवस्था समाप्त हो गई, क्योंकि 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था। 1772 में पंचवर्षीय बंदोबस्त शुरू हुआ और 5 वर्षों के बाद यह समाप्त हो गया। तो 1777 में जब यह व्यवस्था समाप्त हो गई तो उसकी जगह 1 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया गया, यानी कि पहले 5 वर्षों का टैक्स निर्धारित किया गया था। उसके बाद जब वो व्यवस्था खत्म हो गई तो 1 वर्ष का टैक्स निर्धारित किया गया, यानी कि अंग्रेज 1 वर्ष में कितना लगान वसूलेंगे, कितना टैक्स लगेगा, उसी को 1 वर्षीय बंदोबस्त कहा गया। तो 1 वर्षीय बंदोबस्त 1777 ईस्वी में लागू किया गया और इस व्यवस्था में प्रति वर्ष भू राजस्व निर्धारित होता था। जैसे आप देखते हैं ना, हर साल जब बजट आता है तो उसमें निर्धारित होता है किस बार कितना टैक्स लगेगा। उसी प्रकार की कुछ व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया जाता था कि कितना लगान लगेगा और यह व्यवस्था 1789 और 90 तक चलती रही। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद आगे हम देखेंगे कि स्थायी बंदोबस्त लाया गया, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लाया गया कि परमानेंट कितना टैक्स लगेगा। पहले हमने देखा कि पंचवर्षीय बंदोबस्त लाया गया, फिर 1 वर्षीय बंदोबस्त लाया गया, फिर अंग्रेजों ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हम लेके आते हैं स्थायी बंदोबस्त, यानी कि एक बार ही डिसाइड कर लेते हैं कि कितना टैक्स लगाना है। तो उसी के बारे में आगे हम पढ़ते हैं। तो देखिए, अंग्रेजों ने भू राजस्व के लिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाई थी। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त, दूसरी है रैयतवाड़ी बंदोबस्त और तीसरी है महालवाड़ी बंदोबस्त। तो यहाँ पर मैंने इस डायग्राम की सहायता से आपको समझाया है। पहले हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो 3 व्यवस्थाएं थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त, इसके जनक कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसका जनक माना जाता है। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, इसका जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। दूसरा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है, तो थॉमस मुनरो और कर्नल रीड को रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जनक माना जाता है। और तीसरा है महालवाड़ी बंदोबस्त, तो महालवाड़ी बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है, होल्ट मैकेंजी को। तो होल्ट मैकेंजी ने 1819 ईस्वी में महालवाड़ी बंदोबस्त की अवधारणा दी थी और 1822 ईस्वी में कानूनी तौर पर यह लागू हुआ था महालवाड़ी बंदोबस्त। तो हमने तीनों के जनक देख लिए। उसके बाद देखिए, जो स्थायी बंदोबस्त था ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में यहाँ पर लागू हुआ था। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भारत में जो अंग्रेजों की अधीन भूमि थी ना, उसके लगभग 19% भाग पर यह स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई थी, यानी कि जितनी भी भूमि भारत में जिस पर अंग्रेजों का अधिकार था उसके 19% भाग पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। और दूसरी है रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये मुंबई, मद्रास, असम और पूर्वी बंगाल में लागू हुई थी। मुंबई आज का मुंबई नहीं है, पहले जो मुंबई था ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र और गुजरात का हिस्सा भी मुंबई में आता था। तो मुंबई, मद्रास, असम और पूर्वी बंगाल में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था और यह व्यवस्था समस्त भूमि का 51% भाग पर लगी थी, यानी कि भारत की जितनी भी भूमि जो अंग्रेजों के अधीन थी ना, उसके लगभग 51% भाग पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। ये व्यवस्था क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं खाली आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। और तीसरी है महालवाड़ी बंदोबस्त, तो महालवाड़ी बंदोबस्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब के हिस्सों में लागू हुई थी और यह भारत में लगभग 30% हिस्से पर लागू हुई थी। तो 19% पर स्थायी बंदोबस्त, 51% पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त और जो बचा 30% पर महालवाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ था। तो ज्यादातर आप देख रहे हैं कि भारत के 51% हिस्से पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो पहले समझ लेते हैं कि स्थायी बंदोबस्त क्या है। तो स्थायी बंदोबस्त में अंग्रेजी सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की होती थी। तो अंग्रेज क्या करते थे, तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। तो मान लीजिए कोई गांव है जहां से अंग्रेजों को लगान वसूलना है, तो अंग्रेज क्या करते थे, उस गांव में एक जमींदार को नियुक्त कर देते थे। तो वो जमींदार उसी गांव का होता था और ज्यादातर जो जमींदार होता था वो अमीर व्यक्ति ही होता था। तो अंग्रेज क्या करते थे, उस जमींदार को ये जिम्मेदारी दे देते थे कि उस गांव से जो लगान वसूलना है वो कौन वसूलेगा, तो वो जमींदार वसूलेगा और लगान वसूलकर अंग्रेजों को देगा। तो जमींदार क्या करता था, उस गांव के किसानों से लगान वसूलता था और कुछ हिस्सा अपने पास रखता था। वो आगे हम देखेंगे कि कितना हिस्सा जमींदार को मिलता था और कितना हिस्सा अंग्रेजों को मिलता था। तो जमींदार की ये जिम्मेदारी होती थी कि वो गांव से लगान वसूलेगा, यानी कि किसानों से लगान वसूलेगा और किसे देगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। और यहाँ पर किसानों के पास कोई पावर नहीं होती थी, यानी कि किसान अपनी जमीन को बेच नहीं सकते थे। जमीन को बेचने और खरीदने का अधिकार भी जमींदार के पास ही होता था। जिस जमीन पर किसान खेती कर रहे हैं ना, उस जमीन को गिरवी रखने का अधिकार और बेचने का अधिकार भी जमींदार के पास होता था, किसानों के पास नहीं होता था। इसलिए जमींदार किसानों का काफी शोषण करते थे। तो स्थायी बंदोबस्त में हमने देखा कि कर वसूलने की जिम्मेदारी होती थी जमींदार की और जमींदार कर वसूल कर अंग्रेजों को देता था। दूसरी है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तो रैयत का अर्थ होता है किसान। तो इस व्यवस्था में क्या हुआ कि जमींदार को बीच में से हटा दिया गया, क्योंकि जमींदार क्या करता था, किसानों से ज्यादा कर वसूलता था और अंग्रेजों को कम कर देता था। पहले जो अंग्रेज थे वो ज्यादा कर वसूलने के लिए कहते थे और जमींदार क्या करते थे, उसके ऊपर भी और कर वसूलिया करते थे और अंग्रेजों को कम देते थे। क्योंकि एक प्रकार से किसानों और अंग्रेजों के बीच में एक मिडिलमैन आ गया, जमींदार आ गए, तो जमींदार भी बीच में कुछ खाएंगे, इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि जमींदार को हटा दिया। क्योंकि अंग्रेजों को लगा हमें जो लगान लेना है वो किसानों से लेना है, तो बीच में जमींदार का क्या काम, इसलिए जमींदार को हटा दिया। तो अब
अंग्रेजी सरकार को राजस्व देने की जो जिम्मेदारी होगी दूसरे केस में, यानी कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में किसकी होगी? किसान की होगी। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में अंग्रेज डायरेक्ट किसानों से लगान वसूलते थे और यहाँ पर जो जमीन थी उसको गिरवी रखने और बेचने का अधिकार भी किसानों को मिल गया, इसलिए इसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। रैयत का अर्थ होता है किसान। और तीसरी व्यवस्था है महालवाड़ी बंदोबस्त, तो इसमें भूमि पर गांव का अधिकार दे दिया गया। तो देखिए, जो स्थायी बंदोबस्त है वहां पर जो भूमि है उस पर जमींदार का अधिकार था, जमींदार कर वसूलता था और अंग्रेजों को देता था। दूसरा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, यहाँ पर जमीन का अधिकार किसानों का ही होता था और किसान डायरेक्ट जो लगान है वो अंग्रेजों को देते थे। और जो तीसरी व्यवस्था है महालवाड़ी व्यवस्था, इसमें क्या हुआ कि कर वसूलने का अधिकार अंग्रेजों ने गांव के मुखिया को दे दिया। यहाँ पर पर्टिकुलर किसी किसान पर कर नहीं लगता था, पूरे गांव पर कर लगता था। तो इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एक गांव है, उसमें 10 घर हैं, 10 किसान हैं, तो वहां पर अंग्रेज क्या करेंगे? हर एक किसान पर लगान नहीं लगाएंगे, बल्कि वो कहेंगे कि पूरे गांव से हमें इतना लगान चाहिए, चाहे कोई 10 रुपए दे, कोई 15 दे, इसे हमें मतलब नहीं है, हम पूरे गांव पर इतना कर लगाते हैं और कर वसूलने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को देते हैं। तो गांव का मुखिया पूरे गांव से कर वसूलेगा और उसको ले जाकर अंग्रेजों को देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? पूरे गांव पर कर लगा, ना कि किसी एक किसान पर, और कर वसूलने का अधिकार मुखिया को दे दिया गया। जैसे कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वहां पर हर एक किसान से कर वसूला जाएगा, पर इस व्यवस्था के अंतर्गत यानी कि महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत पूरे गांव पर कर लगने लगा, यानी कि किसी एक किसान को यह नहीं कहा गया कि तुम्हें इतना देना है, इसकी जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दे दी गई, वो किसे कितना कर लेगा, पर पूरे गांव को कर इकट्ठा करके अंग्रेजों को देना पड़ेगा। यह है महालवाड़ी बंदोबस्त। तो आशा करता हूं आपको स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त है क्या, ये समझ आ गया होगा। तो हमने तीनों व्यवस्थाएं पढ़ तो ली, अब हम देखते हैं कि तीनों व्यवस्थाओं के अंतर्गत कर कितना लगता था। तो सबसे पहले देखते हैं स्थायी बंदोबस्त में कितना कर वसूला जाता था। तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत 10/11वां हिस्सा अंग्रेजों को मिलता था और 1/11वां हिस्सा जमींदार को मिलता था, क्योंकि जमींदारी कर वसूल कर अंग्रेजों को देता था। तो 1/11वां हिस्सा जमींदार को और 10/11वां हिस्सा अंग्रेजों को, अंग्रेजी कंपनी को मिलता था। तो उदाहरण से आप समझ लीजिए कि मान लीजिए एक जमींदार ने एक गांव से 11 बोरियां अनाज की कर के रूप में वसूली, तो 11 बोरियां कर के रूप में वसूली, तो क्या करेगा? 11 में से 10 बोरियां अंग्रेजों को देगा, क्योंकि 10/11वां हिस्सा किसे मिलेगा? अंग्रेजों को, और 1 बोरी अनाज की खुद रखेगा, क्योंकि 1/11वां हिस्सा जमींदार को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था थी, यानी कि 10/11वां हिस्सा अंग्रेजों को और 1/11वां हिस्सा जमींदार को। उदाहरण से आपको समझ आ गया होगा कि 11 बोरियां अगर अनाज की कर के रूप में वसूली गई, तो उसमें से 10 अनाज की बोरियां अंग्रेजों को मिलेगी और 1 अनाज की बोरी जमींदार अपने पास रख लेगा। और दूसरी है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर 33% से लेकर 50% तक लगता था। और तीसरी व्यवस्था है महालवाड़ी। तो महालवाड़ी व्यवस्था में पहले उपज का 66% कर लगता था, जो कि बाद में घटा दिया गया था और 50% कर दिया गया था। फिर भी जितनी भी उपज हो रही है उसका आधा कर लग जाता था, यानी कि 50%। तो तीनों व्यवस्थाओं में हमने देख लिया कि तीनों व्यवस्थाएं हैं क्या और कितना कर लगेगा। अब एक एक करके इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और 1790 ईस्वी में अस्थायी तौर पर इसे लाया गया था, मतलब कि पहले एक प्रकार से इसे आजमाया गया था, इसकी टेस्टिंग की गई थी, और बाद में 1793 ईस्वी में इसे स्थायी कर दिया गया, इसे परमानेंट तौर पर लागू कर दिया गया। तो इसी को कहा गया स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को ही जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसी के अन्य नाम है। इसी को जमींदारी व्यवस्था कहा जाता था, क्योंकि जो कर वसूलते थे वो जमींदार वसूलते थे, इसीलिए इसे जमींदारी व्यवस्था और इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता था। और इस व्यवस्था में जमींदार को ही भूमि का स्वामी माना जाता था। मैंने आपको बताया ना कि किसानों के पास यह हक नहीं होता था कि वो अपनी जमीन को गिरवी रख पाएं या बेच पाएं, जमींदार के पास ही भूमि के मालिकाना हक होते थे। और इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र, बनारस और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, तो इतने हिस्से में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। तो ब्रिटिश भारत के कुल 19% भूमि पर इसे लागू किया गया था, यानी कि अंग्रेजों के अधीन जितनी भारत की भूमि थी उसके 19% भाग पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था। और यह तय किया गया था कि एकत्र किए गए भू राजस्व का 10/11वां हिस्सा अंग्रेजों को दिया जाएगा और 1/11वां हिस्सा जमींदार के पास रखा जाएगा। तो इसे आप याद रख लीजिएगा कि कितना कर लगता था? 10/11वां हिस्सा अंग्रेजों के पास और 1/11वां हिस्सा जमींदार के पास। और जमींदार को उनके स्वामित्व में भूमि के उत्तराधिकार के लिए वंशानुगत अधिकार दिए गए थे, यानी कि जिसे जमींदार बनाया गया था उसके बाद उसका बेटा ही अगला जमींदार बनेगा। तो ये जो व्यवस्था थी ये वंशानुगत व्यवस्था थी। जो जमींदार रहेगा उसके बाद जो उसका बेटा होगा वो अगला जमींदार बनेगा। तो इसका जो स्वामित्व था ये वंशानुगत था। तो जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार किसानों का अत्यधिक शोषण करते थे। वह स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जो तय की गई सीमा थी उससे भी ज्यादा कर वसूलते थे, यानी कि जो जमींदार थे, एक तो अंग्रेजों ने इतना भारी टैक्स लगाया हुआ था और ऊपर से जो जमींदार थे ये उससे भी ज्यादा कर वसूलते थे किसानों से। तो इस प्रकार जो जमींदार थे ये किसानों का खूब शोषण करते थे। और उसके आगे है कि जमींदार यदि निश्चित तिथि तक कंपनी को लगान नहीं देते थे तो ऐसी स्थिति में सूर्यास्त कानून के द्वारा उनकी जमीन छीन ली जाती थी। ये इंपॉर्टेंट है। सूर्यास्त कानून क्या है? तो पहले तो सूर्यास्त कानून भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। ये कानून क्या है? तो अंग्रेज क्या करते थे, जो जमींदार थे ना, उनको एक डेडलाइन बता देते थे, यानी कि इतनी तारीख तक आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कि जनवरी का कर वसूला गया, तो जनवरी की 31 तारीख को अंग्रेज कह देते थे कि 31 तारीख का जो सूर्यास्त होगा ना, सूर्यास्त के पहले ही जमींदार को जो भी कर इकट्ठा किया है वो अंग्रेजों को देना होगा। अगर सूर्यास्त हो गया तो सूर्यास्त के बाद जो भी उसकी जमींदारी थी वो अंग्रेज छीन लेते थे, यानी कि किसी और को जमींदार बना दिया जाएगा। अगर वो तय की गई तारीख के सूर्यास्त से पहले अंग्रेजों को लगान नहीं देगा तो उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी और किसी और को जमींदार बना दिया जाएगा। यही है सूर्यास्त कानून। तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो हमने स्थायी बंदोबस्त पढ़ लिया, तो स्थायी बंदोबस्त का प्रभाव क्या पड़ा? तो इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों का अत्यधिक शोषण किया गया, क्योंकि एक तो अंग्रेज इतना टैक्स लगा रहे हैं और उसके ऊपर जमींदार उससे भी ज्यादा कर वसूल रहे हैं।
तो किसानों का अत्यधिक शोषण किया गया स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत। दूसरा, जमींदार किसानों से अत्यधिक कर वसूलते थे और उनका शोषण करते थे, और कर ना देने पर वह किसानों से बंधुआ मजदूरी भी करवाते थे। यानी कि अगर कोई किसान कर नहीं दे पा रहा तो जमींदार क्या करते थे, उसे बंधुआ मजदूरी कराते थे। बंधुआ मजदूरी का मतलब है कि किसी से जबरदस्ती मजदूरी कराई जा रही है और उसे उसके बदले में वेतन नहीं दिया जा रहा, उसी को बंधुआ मजदूरी कहते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को इस व्यवस्था से एक निश्चित आय प्राप्त होती रही, क्योंकि उन्होंने तो जमींदार के ऊपर सौंप दिया था कि तुम्हें लगान इकट्ठा करना है और अंग्रेजों को देना है, तो इसे अंग्रेजों को एक निश्चित आय प्राप्त होती रही। और चौथा पॉइंट क्या है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के कारण जमींदार कंपनी का भी समर्थन किया, तो जितने भी जमींदार थे इनको इससे फायदा हो रहा था, इसीलिए ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन करते थे। तो स्थायी बंदोबस्त हमने पढ़ लिया है, अब हम देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयत शब्द का अर्थ होता है किसान। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत कर सीधा किसानों से वसूला जाता था। इसमें किसान को ही भूमि का मालिक माना जाता था, तो इसके अंतर्गत जमींदार का रोल खत्म कर दिया गया। अब किसानों को ही भूमि का मालिक माना जाने लगा। अब अंग्रेज डायरेक्ट किसानों से कर वसूलते थे, और इस व्यवस्था का जनक कर्नल रीड और थॉमस मुनरो को माना जाता है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी आय में वृद्धि करना था तथा किसानों के हितों में भी वृद्धि करना था। तो सरकारी आय में वृद्धि कैसे होगी, क्योंकि पहले बीच में क्या था, बिचौलिया था। जमींदार क्या करता था, अत्यधिक कर वसूलता था और कर चुरा लेता था। अब क्या होगा, सरकारी आय में वृद्धि होगी और किसानों के हितों में भी वृद्धि होगी। ये इसका उद्देश्य रखा गया था। तो किसानों का तो कोई हित नहीं देखा जाएगा, बल्कि अंग्रेज ही अपना हित देख रहे थे। उसके बाद है कि इस व्यवस्था को मद्रास, मुंबई, असम के क्षेत्र में लागू किया गया था, और पूरे ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर, तो ये जो मैप में आप ग्रीन कलर का एरिया देख रहे हैं ना, तो इतने भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाई गई थी, जो कि अंग्रेजों के अधीन भूमि का 51% भाग थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने इसे दक्षिण भारत में 12 महल जिले में लागू किया था। तो पहले एक प्रकार से इस व्यवस्था की भी टेस्टिंग की गई थी 1792 ईस्वी में, पर 1820 ईस्वी में इस व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रांत में लागू कर दिया गया, और थॉमस मुनरो को इस व्यवस्था का गवर्नर नियुक्त किया गया। और 1825 में यह व्यवस्था मुंबई प्रांत में भी लागू हो गई, और आगे चलकर असम के क्षेत्रों में भी इसे लागू कर दिया गया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था एक तरह से देखा जाए तो 1792 ईस्वी में इसे शुरू किया गया, पर अगर देखा जाए पूरी तरह से 1820 ईस्वी में इसे लागू किया गया, और इसका जनक कर्नल रीड और थॉमस मुनरो को माना जाता है। पर एग्जाम में जब भी प्रश्न आएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, तो ऑप्शन में थॉमस मुनरो ही दिया होता है, याद रखिएगा। तो थॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है, क्योंकि कर्नल रीड ने 1792 ईस्वी में दक्षिण भारत में इसे लागू किया था, पर पूरी तरह से इसे लागू 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो ने ही किया था, इसलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक थॉमस मुनरो को माना जाता है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भू राजस्व की दरें थी वो स्थायी नहीं थी, यानी कि जो टैक्स था वो फिक्स नहीं था कि कितना प्रतिशत लगेगा, इसमें उतार चढ़ाव होता रहता था। अंग्रेज इसे घटाते बढ़ाते रहते थे, ये फिक्स नहीं था। तो इस व्यवस्था में सरकार ने उपज के मूल्य का 33% से लेकर 50% भाग तक निर्धारित किया था, यानी कि कितना टैक्स लगता था, तो उपज का 1/3 से लेकर 50% भाग तक निर्धारित किया गया। और व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो अंग्रेजी सरकार उपज का आधे से ज्यादा कर वसूल लेते थे, यानी कि किसान जितना उगाते थे ना, उसके आधे से ज्यादा तो टैक्स लग जाता था। और इस व्यवस्था में भू राजस्व वसूली का कार्य सरकारी कर्मचारी करते थे, क्योंकि कोई जमींदार नहीं होता था, इसीलिए अंग्रेजी सरकार अपने अफसर को भेजती थी और वही किसानों से कर वसूलते थे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव क्या पड़ा, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति मिल गई, क्योंकि अब कोई जमींदार नहीं था, तो किसानों को भूमि का मालिकाना अधिकार मिला। और दूसरा पॉइंट है, पर इस व्यवस्था में भी कर की दरें बहुत ही अधिक थी, जिस कारण किसानों का शोषण हुआ। तो आप देख रहे हैं कि जो कर था ये 33% से लेकर 50% तक लगता था, जिसमें भी किसानों का बहुत शोषण होता था। और इस व्यवस्था ने साहूकारों को पैदा किया, तो भले ही जमींदारों को हटा दिया गया, पर अब साहूकार पैदा हो गए। तो साहूकार कैसे पैदा हो गए, तो देखिए, अंग्रेज जो थे ये भारी मात्रा में टैक्स लगाते थे, तो किसान क्या करते थे, वो जब टैक्स नहीं दे पाते थे तो क्या करते थे, साहूकारों से ब्याज पर पैसे उठाते थे और अंग्रेजों का लगान चुकाते थे। तो साहूकार क्या करते थे, किसानों की जमीन गिरवी रखा लेते थे और उन्हें भारी ब्याज पर ऋण देते थे। तो इस प्रकार जो किसान था वो जमींदारों के चंगुल से निकलकर साहूकारों के चंगुल में जा फंसा। तो इस प्रकार साहूकारों ने किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये हमने पढ़ा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर जो किसान थे उन्हें जमींदारों से तो छुट्टी मिली, पर अब वो साहूकारों के चंगुल में फंस गए। तो उसके बाद अगली व्यवस्था देखते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था। तो महाल का अर्थ होता है गांव। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत कर वसूलने का अधिकार गांव के मुखिया को दे दिया गया। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो अंग्रेज थे वो गांव के मुखिया को बता देते थे कि तुम्हें इस गांव से इतना कर वसूलना है, चाहे किसी भी किसान से तुम कितना भी वसूलो, किसी से ज्यादा वसूलो या किसी से कम कर वसूलो, पर मुझे इतना कर चाहिए इस गांव से। तो पूरे गांव पर कर लगता था और गांव के मुखिया की ये जिम्मेदारी होती थी कि वो किसानों से कर वसूले और अंग्रेजों को दे। तो इस व्यवस्था में भी किसानों को भूमि का स्वामी माना गया था और उन्हें भूमि को बेचने और गिरवी रखने का अधिकार था। तो जैसा कि स्थायी बंदोबस्त ही एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसानों के पास भूमि का मालिकाना हक नहीं होता था, बाकी रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था दोनों में भूमि का मालिकाना हक किसानों के पास होता था। वो अलग बात थी कि जो भी भूमि किसानों के पास थी वो साहूकारों के पास गिरवी पड़ी होती थी, क्योंकि अंग्रेज इतना कर लगा देते थे कि किसानों को साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था और अपनी जमीनें गिरवी रखनी पड़ती थी। पर फिर भी जमीनों को गिरवी रखने का अधिकार किसानों के पास होता था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत तो जमीनें गिरवी रखने का अधिकार भी किसानों के पास नहीं था, वो भी जमींदार के पास था। तो इस व्यवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम होल्ट मैकेंजी ने 1819 ईस्वी में दी थी और 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था कानूनी रूप से शुरू की गई। तो अवधारणा 1819 में होल्ट मैकेंजी ने दी थी, पर इस व्यवस्था को 1822 ईस्वी में कानूनी रूप से शुरू किया गया था। और यह व्यवस्था पंजाब, मध्य प्रांत और उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी, जो कि ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू हुई थी। तो यह जो महालवाड़ी व्यवस्था थी ना, ये भारत के 30% भूभाग पर लागू हुई थी। स्थायी बंदोबस्त 19% भाग पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% भाग पर और महालवाड़ी व्यवस्था 30% भाग पर लागू हुई थी। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स कितना लगता था, तो भूमि पर कुल उपज का 66% टैक्स तय किया गया था और यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए की गई और इसके बाद में लो ढलोजी के द्वारा कम करके 50% कर दिया गया। तो पहले 66% तक कर लगता था, जिसे बाद में कम करके 50% कर दिया गया था महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। तो अब हम महालवाड़ी व्यवस्था के प्रभाव देख लेते हैं। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत कर किसी एक किसान पर नहीं बल्कि
पूरे गांव पर लगता था, यानी कि एक किसान दूसरे किसान की मदद भी कर देता था कर के मामले में, क्योंकि जो कर था ये पूरे गांव पर लगता था। और दूसरा पॉइंट है कि इसमें भी भू राजस्व की दरें यानी कि टैक्स रेट बहुत हाई था। और तीसरा पॉइंट है कि इस व्यवस्था में गांव के मुखिया भी धीरे धीरे जमींदार जैसी स्थिति में आ गए और उन्होंने भी किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। तो जो गांव के मुखिया थे जो कर वसूलते थे वो भी धीरे धीरे जमींदारों की तरह ज्यादा कर वसूलने लगे। और उसी प्रकार जैसे पहले जमींदार किसानों का शोषण करते थे, अब गांव के मुखिया ने भी किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया था। और इस व्यवस्था ने भी साहूकारों और सूदखोरों जो कि ब्याज पर पैसा देते थे उनको बढ़ावा दिया। तो ये हमने महालवाड़ी व्यवस्था का भी प्रभाव देख लिया। तो तीनों व्यवस्थाएं हमने पढ़ ली। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में किस भू राजस्व व्यवस्था को ब्रिटिशों ने नहीं अपनाया? तो कौन सी भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों ने नहीं अपनाई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दहसाला व्यवस्था। तो मैंने आपको अकबर वाली वीडियो में बताया था कि ये दहसाला व्यवस्था अकबर के शासनकाल में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि किसे स्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है? तो स्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में गलत है? तो कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो पहला कथन है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में जमीनों की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती थी। तो पहला ही कथन गलत है। क्यों? क्योंकि जो जमीनें थी उसकी खरीद बिक्री किसान नहीं कर सकते थे पर जमींदार तो कर सकते थे ना। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन क्या है कि जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, ये भी सही है। तीसरा कथन है कि भू राजस्व में सरकार का हिस्सा 10/11 होता था, ये भी सही है। चौथा कथन है कि यह व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू की गई थी, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये कथन गलत है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में जमीनों की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती थी, बल्कि की जा सकती थी किसके द्वारा? जमींदारों के द्वारा। तो अगला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि का स्वामी किसे माना गया था? तो भूमि का स्वामी जमींदार को माना गया था स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सूर्यास्त कानून किससे संबंधित है? तो सूर्यास्त कानून भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कुल ब्रिटिश भारत के कितने भाग में लागू हुई थी? तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 19% भाग में लागू हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत भू राजस्व में सरकार का हिस्सा कितना था? तो अंग्रेजी सरकार का हिस्सा था 10/11 भाग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जमींदारों का हिस्सा था 1/11 और अंग्रेजी सरकार का हिस्सा था 10/11। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान का समझौता किसके साथ किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान का समझौता डायरेक्ट किसानों के साथ होता था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो महालवाड़ी व्यवस्था का जनक होल्ट मैकेंजी को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण गांव से किया जाता था, ना कि गांव के किसी एक विशेष व्यक्ति से? तो पूरे गांव पर कर लगता था, ये किस व्यवस्था के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महालवाड़ी प्रणाली। आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जगह स्थायी बंदोबस्त प्रणाली